जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से इंडियन इनसाइड जुनैद भाई हैं। और जुनैद भाई जिस तरीके से हमारे को अलग अलग डायमेंशंस में और खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशंस में हमें मदद करते हैं, दैट इज अल्टीमेट। अब सवाल मेरा आज का यही है। मामला ये हुआ कि पाकिस्तान में दो बंदे इकट्ठे टपकाए गए। एक आजम चीमा, जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 का। उसे जेल में हार्ट अटैक आ गया, 70 से ऊपर उम्र थी। अब ये हार्ट अटैक वाली बीमार बात और 70 से ऊपर उम्र, वो भी जेल में। तो कहीं ना कहीं हमें साजिद मीर के बारे में पता लगता है, जो कि 26/11 का प्लॉटर था। और दिसंबर के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी जेल में। और जेल में बड़ी मजेदार वाली बात जुनैद भाई ने शायद बताई थी कि 15 जिसने जो जेल में खाना बनाने वाला था और जिसने साजिद मीर को जहर दिया, वो 15 दिन पहले ही जेल में आया था और उसके बाद वो मार के गायब हो गया। तो ये चीज थोड़ी समझ से बाहर थी। तो जेल में मरने वाला जो भी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह कि एबटाबाद से शेख जमील उर रहमान नाम का जो टॉप ट्रेनर था, जो एलईटी से लश्कर तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को ट्रेन करता था, वो जो टॉप ट्रेनर था, उसको अबटाबाद, जो कि जहां से बराक ओसामा बिन लादेन भी मारा गया, और जो आर्मी कंटोनमेंट के पास है, वहां से उसे एबडक्ट कर लिया गया, उसको किडनैप कर लिया गया। अब है कहां पता नहीं, लेकिन पूरा पाकिस्तानी सिस्टम हिला हुआ है, जबरदस्त लेवल पर हिला हुआ है कि भाई ये हुआ क्या। अब पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तानी सिस्टम ही, मतलब पाकिस्तानी सिस्टम का पार्ट ही अगर सुरक्षित नहीं है, तो या तो हमारे अज्ञात जो वीर हैं उनकी वीरता को नमन है, या फिर कुछ और ही खेल है। तो जुनैद भाई से हम ये समझेंगे कि असलियत में है क्या। जुनैद भाई। हाँ। सब पहले तो मैं बता दूं कि विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये जो अज्ञात वीर है हमारे। और ये जो आजम चीमा है, हाँ, इनका एक छोटा सा रोल 9/11 के अटैक में भी था। 9/11 की जो फंडिंग थी उसमें इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ये बहुत वेल नोन फैक्ट नहीं है। और दूसरी बात ये, जो एलईटी का जो इंटेलिजेंस विंग था इसका चीफ हुआ करते थे। और मेरे पास एक इनकी फोटो है इसी साल की, शायद जनवरी की, जब ये कश्मीर गए थे पीओके में। मैंने आपको भेजी भी है। तो ये घूम रहे थे और देखे किस तरीके से लोग इनका स्वागत कर रहे थे। ठीक है। तो व्हेन यू आर ओपन टू पब्लिक यू आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ थ्रेट्स। ठीक है। आपको हार्ट अटैक के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ छोटे से केमिकल्स आते हैं। हाँ, ये फोटो होगी। हाँ, ये जो चश्मा वाले जो लाल दाढ़ी वाले भाई साहब है, यही है आजम चीमा। हम्म। ठीक है। फरवरी में गए थे, 5 फरवरी को कश्मीर रैली सेलिब्रेट करने। तो कहने के लिए दुनिया के लिए जेल में थे, लेकिन खुलेआम घूम रहे थे। तो इफ यू आर ओपन टू पब्लिक, तो बहुत सारे खतरे आपके लिए होंगे ही होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, जो कोविड में हम कहा करते थे, हम आतंकवादियों के लिए कहना चाहेंगे। और ये जो पूरा जो एलईटी में जो सारा कुछ हुआ था, जो लोगों को लाना, कि किन किन लोगों को चुनेंगे, जो इनिशियल, जैसे कि कोई फिल्म में जो होता है ना, बनाते हैं तो जो कास्टिंग होती है फिल्म की, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर थे 26/11 के। प्लानिंग तो बहुत बाद में हुई, पहले लोग कौन से लाने, वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था, ये काम किया था इन्होंने। और हार्ट अटैक के लिए छोटे कुछ 2-3 केमिकल्स आते हैं, आप यहाँ पे डाल दो, चप्पल में डाल दो, ठीक है, जूते में डाल दो। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, जूते में 2 बूंद डाल के कोई चला गया, ठीक है, आपको हार्ट अटैक आ गया, खत्म। 2 दिन बाद भी आ सकता है, 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है, इस तरीके से सेटअप रहता है। तो विदाउट सेइंग मच, और उनको 72 हुरें मिल गई होंगी। दूसरे जनाब थोड़े से इंटरेस्टिंग है, इनके ऊपर भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है। शेख जमीउर रहमान, शेख साहब भी के नाम से जानते थे, रहमान, अबू नुसरत, फयाज अहमद डार, ये इनके नाम है। और ये भारत के कश्मीर से ही आते हैं। और इनके ऊपर 4 अक्टूबर 2022 में एक गैजेट नोटिफिकेशन भी जाहिर हुआ था। और इनका सीएनआईसी नंबर है 61101/9814।
381-9 ये CNIC नंबर है जो पाकिस्तान सरकार ने इन्हें दिया था, जो कि हमारे यहाँ जो आधार कार्ड होता है ना, इस तरह का नादरा करके एजेंसी है वो देती है। तो आप सोच ले हमारे पास किस लेवल की इंफॉर्मेशन थी। ये टॉप ट्रेनर माने जाते हैं। अब ये टॉप ट्रेनर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ नहीं पता। तो बेसिकली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है, डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस। ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपको बंदूक चलाना, कॉम्बैट की जो ट्रेनिंग होती है, हैंड टू हैंड ट्रेनिंग, बस इतना ही इनफ होता है आपको छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए, और ये लो कॉस्ट वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन कई बार आपको जो एक्सट्रीम टैक्टिकल ऑपरेशन जब करने होते हैं, उसमें आपको एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग देनी पड़ती है लोगों को। ठीक है ना, ये जो एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग देते हैं, उस टाइम में इस तरह के रेयर ट्रेनर्स आते हैं। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो जो ट्रेनिंग होती है एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग, ये बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो बंदा जिसको आप एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अगर वो अपने अंजाम तक पहुंचे भी ना, कहीं से भटक गया, बॉर्डर क्रॉस ना कर पाया, वापस आपके कंट्री में आ गया, तो आपको कितना डैमेज कर सकता है, ये खतरा रहता है हमेशा। ठीक है। तो इसलिए जो एक्सप्लोसिव जिनको जो लोग जो बैच एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग ले लेता है, उसका अंजाम एक ही होता है, उसको मरना ही मरना है, 6-8 महीने में मरना ही मरना है उसको। और अगर वो नहीं मरा तो उसी के लोग उसे मार देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग लेते हैं, इन्हें बड़ी एक्सट्रीम सिक्योरिटी के साथ उनको भेजा जाता है सरहद के उस पार, कश्मीर में वैली क्रॉस करा के। फिर इनसे एक्सप्लोसिव बनवाए जाते हैं, लोकल जो चीजें उनको प्रिक्योर करके, फिर वो जो जो पुलवामा टाइप का जो अटैक है वो सारा कुछ किया जाता है। और फिर बाद में इन्हें मार भी दिया जाता है। इन्हें पता भी नहीं होता कि ये क्यों मर रहे हैं, इनके लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं। तो और अगर वो जिंदा बच गया, वापस आ गया, उसका काम खत्म हो गया, तो फिर वो अपनी सोसाइटी में जाएगा, तो फिर वो कल को क्या करेगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कोई ना कोई तो उसको पकड़ेगा, इस्तेमाल करेगा। और वो जो एक्सप्लोसिव की जो उसकी ट्रेनिंग हुई, वो आपके इस्तेमाल हो सकता है आपके खिलाफ। इसीलिए इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती है, सोफिस्टिकेटेड जो ट्रेनिंग्स वो देते हैं अपने दहशतगर्द को, वो खुद मार देते हैं या मरवा देते हैं। तो ये वो बंदा था, इसने भारत को बहुत डैमेज किया, और बहुत सारे जो एक्सप्लोसिव से रिलेटेड जो अटैक्स हुए हैं भारत में, उसमें इस बंदे का कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट आपको रोल मिलेगा। तो अच्छी बात है, विश्व शांति का जिम्मेदारी निभा रहे हैं अज्ञात वीर हमारे। और मैंने पहले भी 1-2 दफा बोला है कि ये फर्स्ट फेज नहीं है। इससे पहले भी 3 फेज मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज के टाइम में मैं 4 फेज की बात करता हूँ, कि कम से कम 4 बार ऐसा मेरी जानकारी में हुआ है, या 5 बार भी बोल सकते हैं, कि 4 बार ऐसा हुआ कि इस तरह से जो लोग जिन्होंने विश्व शांति को रोकने का काम किया, उन्हें मारने के लिए कुछ लोग निकले, अज्ञात लोग, पता नहीं कौन थे, कहाँ थे, जुपिटर से आए थे, सैटर्न से आए थे, और विश्व शांति के कार्य पे लग गए। लेट 90s में एक छोटा मोटा अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है ना, जो कि प्रोमिनेंटली क्लिफ्टन का राजा के ऊपर हुआ था, छोटा मोटा अटैक, लेकिन वो उसमें बच गया था। ठीक है। और एक शूटर है सपोज, जो कि एक उसके राइवल गैंग के मेंबर थे, जिनको भेजा गया था, और वो कराची गए, और उनके कुछ रिलेटिव्स रहते थे कराची में। तो उसके थ्रू उनका जाना आना सब कुछ आसान हुआ, और वहां पे रह के वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया। तो सिर्फ इसी आदमी के ऊपर 5 अटेम्प्ट हुए, और वो हर बार बच गया। ठीक है। और लास्ट में वो जो दिल्ली में जो पकड़े गए थे, पकड़ा गया था लास्ट मोमेंट पे, होने नहीं दिया गया था वो ऑपरेशन। वो तो आपको सबको पता ही होगा दुनिया को। हम्म। तो ये एक आदमी अलग है, ठीक है, इसको अलग हटा देते हैं अभी के लिए। इसके बाद से 2006 में ये जो रबी अव्वल जो होता है, जो मुसलमानों में प्रॉफेट जो मोहम्मद होते हैं, उनका बर्थडे होता है। तो प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थडे के ऊपर एलईटी ने एक बहुत बड़ा जुलूस ऑर्गेनाइज कराया था कराची में, और उस वक्त हाफिज सईद भी वहीं पे था। और मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो पब्लिकली कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, मैं वो बातें बता रहा हूँ। उस रैली में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उस अटैक में हाफिज सईद बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं, और मरते मरते बचते हैं। ठीक है। तो ये अज्ञात वीर ही थे, बाद में सिंधु देश का नाम आया। ठीक है। तो अज्ञात सिंधु देश के एक्टिविस्टों ने सोचा कि थोड़ा सा ये आतंकवाद के दंश को खत्म करे किसी से।
उसके बाद से एलईटी की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि उस टाइम में भारत में होम ग्रोन टेररिज्म का दौर शुरू हो गया था। आईएम और ये जो इंडियन मुजाहिदीन, ये सारा कुछ शुरू हो गया था। एलईटी के और हिजबुल के ऑपरेशंस काफी कम हो गए थे। फिर 2008 में जब ये मुंबई अटैक हुआ, तो इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो थी, 100% ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। और अगर उस पे एक्ट किया जाता तो चीजें काफी ठीक हो सकती थी। और इसके ऊपर हमने काफी अच्छी एक डिस्कशन भी की है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक इश्यूज को डिस्कस किया जो पब्लिकली नोन नहीं है। फिर 2009 में 2008 में जब एक प्राइम मिनिस्टर का सेकंड, एक आपने मेरे को भी बात बताई थी, वो हम्म, सेफरन टेररिज्म से कनेक्टेड। हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर वो डिस्कस हो सकती हो तो कीजिए। सर वो थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, 10 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट। सर एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम में इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा था, ठीक है, तो 2006-7 में, जो कि आईएम जो कर होम रही थी, ग्रोन। हाँ, होम ग्रोन टेररिज्म के नाम पे, तो उस टाइम में किसी को आइडिया आया, भारत विरोधी गैंग को, कि क्या हो अगर इसके पैरेलल में एक हिंदू टेरर ग्रुप खड़ा कर दे और दोनों के बीच का कुछ इस तरह का क्लैश दिखाई दे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट काफी सारे कंट्री में हो चुका है, सिया वर्सेस सुन्नी के नाम पे, तो उन्होंने एक नया यूनिक सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि एक पैरेलल टाइप का ड्रॉ करके देखते हैं और सोसाइटी में एक रिफ्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हिंदू मुसलमान से नफरत करे, मुस्लिम हिंदू से नफरत करे, और एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया गया था, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे थे, ठीक है। डिटेल्स में किसी और दिन जाएंगे, मैं बस बेसिक थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव चलो। था और क्या अचीव किया उन्होंने, ठीक है। और दे आर सक्सेस इन देयर ऑब्जेक्टिव। उस वक्त तो वो सक्सेस थे, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में जो इन्होंने जो क्या नाम था, वो जो अभिनव भारत का जो पूरा चैप्टर शुरू किया था, कि अभिनव भारत जो है वो ये अटैक करा रहा है, और उसके अलावा फिर ये अलग नाम से हिंदुओं के मुस्लिम नाम से अटैक कर रहे हैं, ये बहुत सारी थ्योरी आई थी। और शुरू में काफी सारे लोग उसको मानने भी लगे थे, क्योंकि जिस लेवल पे ये चीजें पुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये सच में ऐसा है क्या। और काफी टाइम तक, मैं झूठ क्या बोलूं, मैं भी पर्सनली इस थ्योरी को मानने लगा था कि ऐसा कुछ है। लेकिन जब आप चीजों में इन्वॉल्व होते हो, खुद डॉक्यूमेंट्स को देखते हो थोरोली, और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करके लोगों से बातचीत करते हो, तो फिर आपको जो चीजें पता चलती हैं, वो बोलते हैं ना, समटाइम फैक्ट्स आर मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ये जो हुआ ना, एक अच्छा से अच्छा राइटर भी नहीं लिख सकता जितना खतरनाक लेवल पे ये कॉन्स्पिरेसी की गई थी भारत के खिलाफ। और लोगों का फेथ तोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम में वो सारा सिलसिला शुरू हो गया था कि आपके बाबा फर्जी है, ढोंगी है, ठीक है ना, तो क्रिश्चियनाइजेशन पालघर का वाला एजेंडा मामला शुरू हो हुआ चुका था है। एक। हाँ, क्रिश्चियनाइजेशन का एजेंडा शुरू हो गया था, इस्लामाइजेशन का एजेंडा शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो भारत को कैसे भी करके कल्चरल रूट पे चोट करने की कोशिश की जा रही थी। आज भी जो रामेश्वरम जो कैफे में जो ब्लास्ट हुआ है, मेरा पर्सनल मानना है कि वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपके कल्चरल हेरिटेज को प्रेजेंट कर रहे थे। नहीं तो कैफे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वहां पे मूर्तियां लगा दी उन्होंने देवी देवताओं की, ठीक है ना, अच्छी नक्काशी की। और उन्होंने देखे, अगर बिजनेस केस स्टडी के हिसाब से देखे तो वो काफी अच्छा उनका मॉडल है। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा खाना खाता है, उसके साथ साथ उसके आसपास अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, तो वो एक्सपीरियंस काफी यूनिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है। और उस आपकी आस्था को चोट करने की कोशिश कर गई। ये सिर्फ कैफे पे अटैक नहीं है, इस तरह के लोग जो सनातन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके अंदर की जो मान्यता है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के यूनिक इनिशिएटिव लेके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पास्ट में भी ये ऐसा हो चुका है, जब टी सीरीज करके जो कंपनी हुआ करती थी भूषण कुमार की, जो भजन से शुरू हुई थी, और वो भजन बनाते थे, और उस वक्त एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था सोसाइटी में, जब टी सीरीज के भजन आते थे, बहुत पॉपुलर होते थे, उनके कैसेट्स हाथों हाथ घूमते थे घर घर में। आपको वो पूरा फेज याद होगा। लेकिन बिल्कुल। इन्होंने इनके फादर को मार दिया, वो पूरा जो टी सीरीज जो कर रही थी, वो पूरा का पूरा मोमेंट क्रश कर दिया। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई आदमी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सनातन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के माइंडसेट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है,
बैक टू वेदास लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? अपने कल्चरल रूट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो भी ऐसी सिटी में जहाँ के लोग रात को पार्टियाँ करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस सोसाइटी में अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर वापस अगर अपने फेथ के लिए बनाने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी बात है और उस चीज़ पे चोट हुई है, ठीक है? तो जब भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर किया जाए कि क्या ये क्रिश्चियनाइज़ेशन, इस्लामाइज़ेशन के एजेंडा के विरोध में खड़ा था इसलिए अटैक तो नहीं किया गया, ठीक है? बाकी नाम तो आपको मिल जाएँगे कि इसमें आपको को बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएँगे। ये सारा कुछ पेड वर्क होता है। ये प्यादों की इतनी औकात नहीं होती कि चीज़ें इस लेवल पे कर पाएँ जो कर रहे होते हैं। नहीं तो 10 लोग नाव से आके मुंबई में इतना कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ से वो लेडी जाके उनको नहीं रास्ता दिखाती तो क्या कर लेते? अगर आप मुंबई में किसी भी गली में जाओ, आप गूगल मैप लेके बैठ जाओ, आप नहीं पहुँच पाओगे आप। आपको जब तक लोकल कोई नहीं गाइड करेगा, आप नहीं पहुँच पाओगे। और अगर आपके पास AK-47 हो तो कोई आपको लोकल आके गाइड करेगा क्या? तो मिस्ट्री वुमन। हाँ, मिस्ट्री वुमेन। तो इस मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने देते हैं और आगे चलते हैं कि फेज़ 2 पे। फेज़ 1 मैंने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। फेज़ 1 हाइब्रिड मान लेते हैं कि 98 वाला जो था और 2005-6 वाला वो दोनों कंबाइन लेते हैं। 2008 में जब रॉ चीफ की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, मनमोहन सिंह की, 26/11 के बाद से, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो भारत विरोधी एलिमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट कर सके। आई वांट रिजल्ट्स, बड़ी-बड़ी बातें की और वो बातें करके वो भूल गए कि उन्होंने क्या बोला क्योंकि उस वक़्त तो जोश में, जज़्बे में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है। लेकिन उनकी टीम कभी नहीं बोली, ठीक है? और उसी टाइम फ्रेम के आस-पास टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न भी आ चुकी थी, TSD। तो उन्होंने अपना शुरू किया सारा कुछ और फिर जब पता चला कि ये तो हाफिज़ सईद और ज़कीउर रहमान नकवी को अब्डक्ट करने वाले थे, अननोन गनमैन्स, ठीक है? लेकिन वो नहीं होने दिया गया, ठीक है? यार ये बड़ा खतरनाक होता है। एक को मारने, दाऊद को मारने की तैयारी करें, पता लगा नहीं होने दिया गया। इनको मारने की तैयारी करें, नहीं 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 होने दिया गया। ऐसी क्या सरकार थी यार ये। चलो खैर। आपको याद होगा 2011-12 के आसपास, उस टाइम फ्रेम के आसपास लखवी को जेल में भेज दिया गया था और भारत उनसे हमेशा ऑडियो सैंपल्स की डिमांड करता था कि आप इनके ऑडियो सैंपल्स दो, हम दुनिया के आप जिस फॉरेंसिक लैब में बोलोगे हम उनके ऑडियो सैंपल्स को मैच करेंगे जो हमारे पास कॉल इंटरसेप्ट है, पूरे रिकॉर्डिंग्स है। आप जिस लैब में बोलोगे वहां पे हम जांच कराएंगे और चेक करेंगे कि ये आदमी का वॉइस मैच करता है या नहीं। इन्होंने नहीं दिया ऑडियो, तो वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू उनके ऑडियो को रिसीव किया गया। कोट लखपत जेल में बंद थे और उस जेल में उस वक्त दुबई में कुछ क्रिमिनल्स थे जिनके ऊपर काफी केसेस थे, पाकिस्तान के लोकल क्रिमिनल्स थे, तो उनको कांटेक्ट किया गया। उसमें से एक क्रिमिनल था जिसके नेटवर्क्स थे अच्छे खासे और कोट लखपत में उसके गैंग के काफी सारे लोग थे और उसके थ्रू जेल के अंदर कुछ डिवाइसेस सेट कराई गई जिसके थ्रू उसके ऑडियो सैंपल्स को रिसीव किया गया। और जब ऑडियो मिल गया, जब ऑडियो प्रेजेंट की गई किसी खास बंदे को जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी रखता था, तो फिर उन्होंने बोला कि जब ऑडियो आ सकता है तो एक्सप्लोजिव नहीं जा सकता, ठीक है? तो तय हुआ कि कोट लखपत जेल के अंदर ही ठोकेंगे। कोट लखपत जेल के अंदर ही कोर्ट लगती थी जकीउर रहमान लखवी की। और उस जेल का जो परिसर है वहां पे एक पेड़ के नीचे वो एक कोर्ट लगती थी और एक मजिस्ट्रेट आता था उनका मंथ में एक बार, और वो कोर्ट लगती थी, हियरिंग्स होती थी और फर्जी का केस था वो सारा कुछ। उन्होंने किया कुछ नहीं, बस नाम का कोरम पूरा किया। तो उसके रास्ते आने जाने के रास्ते में 2-3 पेड़ थे। उसी पेड़ की जड़ के नीचे हथगोले और कुछ बंदूक छिपा के रख दिए गए ताकि इनको निपटाया जा सके, ठीक है? लेकिन कोई बैठ के कॉल इंटरसेप्ट कर रहा था इधर और पकड़ा दिया उठा के कि देखो जी ये हो रही है। जेल वाले पकड़े गए, मारे गए, दुबई वाले का पता नहीं। ये साजिश हुई है भाई साहब। तो जो देश विरोधी ताकतें हैं जब उनको अज्ञात
हमलावर, अज्ञात वीर उनको मारने जाते, तो ये पता नहीं कहाँ से मिस्टीरियस वुमेन, कोई इटली से या कहाँ से आके, कोई डोंगरी से, कोई नागपाड़ा से आके उनको बचा लेता था। तो ये विशेष कृपा जो अज्ञात इन लोगों पे हुई, ये बहुत खतरनाक है। मतलब इसने मोरल डाउन किया हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जुड़े लोगों की है। फिर ये तो फेज खत्म हो गया जैसे तैसे करके, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। उस आपको याद होगा उस टाइम में इन्होंने हमारे सैनिकों का गर्दन काटा था, शहीद किया था। ठीक है, तो वो 2013 में था, जो हेमराज करके हमारे एक सैनिक हुआ करते थे, बिहार के छपरा जिला के थे, उनका गर्दन काटा गया था। तो उस टाइम पे जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का भारत की जो सेना है वो किसी का मतलब कुछ करे, एक्शन ले। लेकिन उस वक्त कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों ने लॉबिंग की आर्मी के अंदर, आर्मी के जो वाइफ थे उनको इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, और एक दिन किसी की गर्दन कट गई। और गर्दन कटी तो ऐसी कटी कुछ लोगों की कि 22-23 लोगों की गर्दन कट गई, विरोधी खेमे के लोगों की। ठीक है, नाम नहीं लेते। और कटी तो कटी, हाफिज सईद न्यूज चैनल पे आके चिल्ला रहा है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ठीक है, तो बोले सर। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पर है ना, वो उसका मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की टीम भी आई थी कि जब हमारे हेमराज जी की गर्दन काटी गई, तो उससे पहले या हाँ, उससे पहले भी एक केस ऐसा आया था कि पहले पाकिस्तानी आए थे, फिर इंडियंस गए थे धुंध का फायदा उठा के। शायद वो जो 26 बता रहे हो, शायद अगर मैं ठीक हूं तो यूनाइटेड नेशंस की टीम को पाकिस्तानियों ने 99 लोगों की गर्दनें काटने का दावा किया था। और ये मामला वहीं दबा दिया गया था क्योंकि दोनों तरफ से मारकाट चल रही थी। तो हमारे जो हेमराज जी थे, उनकी गर्दन का बदला लेने के लिए 99 बंदों की गर्दन काटी गई है। फिर उसके बाद ऐसा एक मामला था, हालांकि वो ज्यादा नहीं आया, लेकिन उसमें हाँ इतना पक्का है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसमें क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। लेकिन बाकियों ने मतलब आर्मी ने कर दिखाया था। और वो कलेश तब हुआ था जब ये यूनाइटेड नेशंस की जो टीम है वो बॉर्डर पे आई थी। और उसके बाद लेकिन फिर भी इंडिया में उस खबर को बहुत तगड़े तरीके से दबा दिया गया। पाकिस्तान में उठा लेकिन इंडिया में दबा दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो वोट बैंक खराब हो जाए। उसी जी। को बोलते हैं ऑपरेशन जिंजर। आप सर्च करें, आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये फेज खत्म हो गया, बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से खत्म हुआ। और इस टाइम फ्रेम में जो ऑफिसर्स थे 2013-14 के आसपास, लोगों में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोगों को अननेसेसरी हरास किया गया, बड़ी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर फर्जी केसेस डाले गए। इवन कुछ एक दो ब्लास्ट के केसेस भी उनके ऊपर डाल दिए कि ये आप ही ने कराया। ठीक है, जबकि उनका दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। जिन लोगों पे ये केसेस डाले गए, जो हमारे सेना से जुड़े लोग थे, वो लोग तो उस वक्त अरबी सीख रहे थे, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे काफी अच्छी तरीके से। और जिनको ऊपर ये सारा इल्जाम लगाया गया भारत के एक सम्मानित सेना के अधिकारी के ऊपर, जब इन्वेस्टिगेशन होने गई उनके ऊपर, तो फिर बाद में पता चला भाई साहब, ये अकेले बंदे के पास इतना बड़ा नेटवर्क है सोर्स लोगों का, कि इस बंदे ने तो मुरीद के कैंपस के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, जो कि लगभग नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 3-4 साल पहले तक मुरीद के कैंपस के अंदर घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक है, अभी का मैं नहीं बताऊंगा, वो बताना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी 2006-7 में लोगों ने कर दिया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे। हाँ, जी सर, आपका म्यूट है। मैं कह रहा हूं लीडरशिप डिसिसिव नहीं थी। बिल्कुल, बंदों में दम था, लेकिन डिसीजन लेने वालों में दम नहीं। और उस टाइम में जो चीजें हो जाती ना, वो बिना शोर शराबे के हो जाती है। आजकल जो सोशल मीडिया का एरा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त सॉल्व हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये जो हाफिज सईद टाइप के जो लोग, ये कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, ये छोटे लोग हैं, प्यादे हैं ये। ठीक है,
अब दिक्कत अच्छी बात ये है कि जब देखे ऐसे एक आदमी को मारते हैं ना तो 100 लोग डरते हैं। हम्म। और अगर ये जो अननोन गनमैन का जो प्रकरण आप देखें ना, तो इसमें एक भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हम्म। किसी भी सिविलियन को कोई क्षति पहुंची हो, किसी गलती से, जैसे इजराइल का जो हुआ था ना, ब्रेथ ऑफ गॉड जो चला था, उसमें हम्म। अक्सर इल्जाम लगते रहे, ह्यूमन राइट इशू हुआ, ठीक है, किसी वेटर को मार दिया, किसी ड्राइवर को गलती से लग गई। ऐसा कुछ सिमिलर हुआ नहीं। 2011 में एक इंटरेस्टिंग घटना घटती है जो डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए उसके बाद से फिर हम फेज 4 पे आएंगे जो अभी चल रहा है शायद संभवतः। हम्म। फेज 4 में भी 2 फेज है, इनिशियल और सेकेंड। तो 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा गया मई के महीने में, शायद 9 या 11 मई के आसपास। हम्म। जब ओसामा बिन लादेन मर गया तो उस टाइम अचानक से खबर आई कि दाऊद इब्राहिम कासकर ऑफ द रडार चला गया। हम्म। ठीक है? तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि वो बंदा गया कहाँ। फिर पता करने के लिए क्या किया गया कि उनका एक भाई है जो मुंबई में रहते हैं। तो उस पे एक अटैक हुआ हुआ या कराया गया ये इम्पोर्टेंट हम्म। नहीं है। और इन्फो तय तय ये हुआ था कि कुछ होगा नहीं, बस ऐसे कैजुअल से अटैक होगा, लेकिन उस अटैक में उसके ड्राइवर की डेथ हो गई। अब जब ये डेथ हो गई ड्राइवर की और अटैक की जब खबर आई, तो अचानक बहुत सारे कॉल्स आने लगे मिडिल ईस्ट से। कॉल को इंटरसेप्ट किया जाने लगा। तो फिर इंटरसेप्ट करते करते काफी सारे कॉल सऊदी अरब से मिलने, फिर उनको इंटरसेप्ट हम्म। किया गया फर्दर, तो पता चला कि मक्का से कॉल आ रहे हैं। तो मक्का का जो मेन हरम, वहां से 100 मीटर दूर एक अरबी शेख के घर में रुके हुए थे दाऊद इब्राहिम खास के। ठीक है। और ये 21-22 तारीख के आसपास हुआ था। और तो देख, मैं ऐसी ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है लोगों के पास, जो इस तरह जो देश की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। और एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो देश का विरोधी है उसके बारे में पता नहीं हो कि अभी वो क्या कर रहा है। अभी अगर वो चाय भी पी रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन है। तो ये इस तरीके से खैर थर्ड फेज तो खत्म हो गया बड़ी अजीब तरीके से। फोर्थ फेज तब होता है जब मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके सामने बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं, जिसमें कि फेक करेंसी है, हवाला का नेटवर्क है, ड्रग एंड नारकोटिक्स का कार्टेल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा होता है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, तो सबसे पहले आप नीचे के जो प्यादे हैं उनको मार देते हैं। सॉरी, उल्टा बोल, जब आपके खिलाफ कुछ हो रहा होता है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट जब चाहिए होते हैं ना, तो ऊपर के बंदों को आप मारते हो, अप टू हम्म। डाउन अप्रोच करते हो। लेकिन अगर आपको किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है ना, हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है, तो आपको हमेशा डाउन टू अप अप्रोच अपनानी पड़ेगी। नीचे से साफ करेंगे ना, जब ऊपर वाला बंदा लास्ट में खत्म होगा या वो लास्ट में बच जाएगा, तो जिन्होंने उनको पाल पोस के रखा है ना, वो खुद उसे मार देंगे, बोलेंगे ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको खुद खत्म करो। उसको फिर वो कुछ नहीं करेंगे तो केसेस चला देंगे फालतू का, जैसे अभी हाफिज सईद के ऊपर चला रहे हैं, केसेस चला रहे हैं, टेररिज्म से रिलेटेड चार्जेस शुरू किए हैं उनके ऊपर। और वो बार बार बोला नहीं नहीं मैं बहुत वर्थ हूँ, मेरे को रखो, मैं बहुत काम करूंगा। वो बोल रहे कि नहीं, देख लिया तो कितने काम का है। ठीक है, तो अभी वो इनका क्लैश चल रहा है बिटवीन आईएसआई एंड हाफिज सईद ग्रुप। और अगर आने वाले टाइम में अगर इनकी स्ट्रेंथ को और काटा गया तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर सीरियस केसेस शुरू हो जाएंगे। और अभी तक तो किसी भी भारत रिलेटेड केसेस में उनको नाम नहीं आया, लेकिन वो भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो 2015-16 के आसपास क्या हुआ कि जब अप टू डाउन अप्रोच आपको अपनाना था, तो सबसे पहले जो नेक्स्ट टू होम नेपाल से शुरू किया हमने। हम्म। तो नेपाल में एक ग्रुप का पता चला कि जो टेरर फाइनेंसिंग में कैश को कर रहा है। उस टाइम में ड्रग्स इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, डायरेक्ट कैश आता था, नोटों का बंडल घूम जाता था। ठीक है, वो ज्यादा आसान था। आज थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए ड्रग एंड नारकोटिक्स के रैकेट्स बार बार पकड़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि एक अल्टरनेटिव रेवेन्यू मॉडल क्रिएट किया जाए टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो नेपाल में एक मॉड्यूल का पता चला जो कि
करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था और उसके बंदों को मारने की कोशिश की गई, तो 1-2 बंदे मारे गए, खत्म हुआ, फिर भी वो उनके ऑपरेशंस नहीं रुक रहे। 4-5 लोग जब मार दिए गए, तो भी उनके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ कि एक और छोटा-सा शूट आउट हुआ, उसमें उसके ड्राइवर को गोली लग गई, लेकिन अंदर वाला बंदा भाग गया। फिर बाद में पता चलता है कि वो साला ड्राइवर ही मेन आदमी था। ठीक है। अब क्या हुआ जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला वो तो नेपाल में जो दरबार स्क्वायर पे जो मस्जिद है, उसका इमाम है। उसका नाम फैजान। ठीक है। और वो बंदा भारत में फेक करेंसी का रैकेट चला रहा है। जब और वो ड्राइवर जो मरा, है वो, हाँ, ड्राइवर बन के आता था, लेकिन वो कहने के लिए इमाम था दुनिया के लिए, लेकिन छोटे से रोल के लिए ड्राइवर बन के आता था। जब वो मरा तो अचानक से भयंकर रूप से शांति आ गई नेपाल ऑपरेशंस में। फिर ऐसे ही 1-2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बांग्लादेश में हुए, श्रीलंका में हुए। फिर ये जो इनकी जो स्ट्रेंथ थी खत्म हो गई डायरेक्ट फंड करने की। उसके बाद से जावेद खनानी करके एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कराची में था, जो कि फेक करेंसी छापा करता था। 2016 में जब हमने नोटबंदी की ना, तो ये जो जावेद खनानी जो फेक करेंसी का रैकेट चलाता था सारा कुछ भारत में, और बिग शॉट था, मतलब समझे कि अभी भी पाकिस्तान में लोग उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन मानते हैं। जिस दिन नोटबंदी हुई, उसके अगले दिन उसका एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बिल्डिंग में गया, लोगों से हल्की फुल्की बात की और छत से कूद के मर गया। नोटबंदी के बाद वाला कराची वाला। हाँ, लोग पूछते समझ हैं ना गया। कि नोटबंदी से आपने क्या किया, क्या अचीव किया मोदी जी, सबूत दो। ठीक है। तो कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करे, कांग्रेस के प्रवक्ता अगर मुझे मेल लिखेंगे तो मैं उन्हें 2-4 एविडेंस दे दूंगा कि नोटबंदी से क्या अचीव किया हमने, कौवे छोड़ना यार, मार अब के क्या। कांग्रेस को क्यों इतना, और शायद और कितना खत्म करेंगे। मुझे तो 20 सीटें भी आते हुए नजर नहीं आ रही इनकी। फिर फाइनली एक टाइम आता है 2022 में, सॉरी 2021 में, जब हाफिज हाफिज सईद से रिलेटेड न्यूज आती है कि हाफिज सईद को जेल कर दिया गया। ठीक है। न्यूज तो आ गई, वो जेल चला गया, सारी न्यूज में मीडिया में कवर हो रहा था, लेकिन किसी को दिल्ली में बैठे पता चल गया कि वो जेल में कहने के लिए वो तो घर में बैठ के चाय पी रहा है अभी। ठीक है। क्योंकि शेख साहब को विशेष ब्रांड का चाय का पैकेट चाहिए होता है। अच्छा। हाँ, उनकी एक खास पसंद की चाय है, वो जहां जाएंगे उसी ब्रांड की, उनको उसी कंपनी की चाय चाहिए। और वो चाय जो 1-2 दुकानों में मिलता है, तो पता करने में मुश्किल नहीं लगा कि ये चाय खरीद के गई कहाँ, चाय का पैकेट। बस एक ही पैकेट बदलना था। हाँ, बस एक पैक नहीं बदलना नहीं था, एक पैकेट की को ट्रैक करना था कि ये पैकेट जा कहाँ पे रहा है, ये जेल जा रहा है या घर जा रहा है। इतने बेवकूफ कि वो घर जा रहा है, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी रोक ना सके, और पता चल गया कि ये तो भाई साहब शेख साहब के घर जा रहा है। जौहर टाउन, लाहौर, जो कि पॉश एरिया है। और आज के टाइम में तो काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं, उसमें से 1-2 जौहर टाउन से भी आते हैं। तो जौहर टाउन के उनके खास घर में गया। फिर बबलू श्रीवास्तव ग्रुप है, बबलू श्रीवास्तव ग्रुप नेपाल में काफी एक्टिविटी की उन्होंने। और आप समझो कि बबलू श्रीवास्तव ने भारत के हित में जितने काम किए ना, उस लेवल पे किसी ने नहीं किए भारत के हित में। जबकि वो और गुंडे बबलू, थे। गुंडे तो नहीं हाँ, कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्रिमिनल माइंडेड वगैरह लोग थे। हाँ, सर, देखिए स्टेट स्पॉन्सर जो आप समझे कि गैंगस्टर्स। हाँ, सरकारी गुंडा बोल। ठीक है। और होता क्या है ना कि दुनिया की हर देश के पास अपने सरकारी गुंडे होते हैं, कोई मानता नहीं है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप गुंडे बनाते हो तो ये कभी कभी हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है ना? दाऊद इब्राहिम खासकर हमारी खुद की पैदावार,
हमने खुद बनाया था उसको मुंबई साफ करने के लिए, फिर दुबई भेजा था दुबई साफ करने के लिए, वो एफिशिएंट था। लेकिन वो जो रेडिकलाइजेशन हुआ 93 के बाद से, बाबरी मस्जिद के बाद से, तो आईएसआई को डिफेक्ट कर गया और फिर वो 2-3 महीने बाद मुंबई में फोड़ दिया बम। जस्ट काम के लिए उसको रखा गया था, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उल्टा सपोर्ट किया उसने। हम्म। तो यही होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड। उसके बाद से फिर छोटा राजन को हमने रखा सरकारी गुंडा, लेकिन वो उतना इफिशिएंट नहीं था। दाऊद इब्राहिम के बाद अगर किसी ने भारत हित में जो मैसिव लेवल पे काम किया तो वो बबलू श्रीवास्तव ने किया, और बबलू श्रीवास्तव का ही नाम आया था जौहर टाउन के ब्लास्ट में, हाफिज सईद के घर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था। बबलू श्रीवास्तव का जो खास आदमी था अली बुधे, जो बहरेन में एक घड़ी की दुकान थी, वहां पे हमेशा बैठा रहता था, ठीक है ना, लेकिन हम्म। उसने दुनिया भर में काफी ऑपरेशंस किए और भारत के लिए। वो सारा पेड वर्क ही था, कोई देश प्रेम तो नहीं था, लेकिन ठीक है, वो भारत का सिटीजन भी नहीं था अली बुधे, लेकिन बबलू श्रीवास्तव भारत का सिटीजन था। तो ये मैं बोला था। अब एक और बता रहा हूँ, कृष्णदेव शाही करके हुआ करते थे, जो अतीक अंसारी ने जिसे मारा था। हम्म। 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 बेसिकली वो शाही जी जो थे वो नेपाल की रॉयल फैमिली के लिए भारत में असेसिनेशन कराया करते थे। जो काफी सारे जो नेपाल के जो कम्युनिस्ट थे यूपी में छिप जाते थे, तो उनकी किलिंग्स वो कराया करते थे। लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने दोनों साइड के लिए काम किया, नेपाल के लिए भी भारत के लिए भी, इसलिए उनका नेपाल बहुत बड़ा बेस बना। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो पब्लिक में नहीं हम्म। ये है। नॉर्मली कभी डिस्कस ही नहीं हुई है। हाँ, तो आपको करना पड़ता है सर इसी तरीके से। अगर सपोज अगर कोई क्रिमिनल को आप यूज करते हो कहीं पे किलिंग के लिए और वो पकड़ा भी जाता है, तो एक तो डिनाइबिलिटी मिल जाती है, फिर आप दिखा सकते हो कि भैया इसके ऊपर तो 5 FIR है, हमें दे दो, हमारे को केस चलाना है इधर। तो उसको वापस लेके जेल में खातिरदारी करते हो। मेरा आगे ओ, जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये, हम्म, जैसे इनको मारा, एक बार हम्म। हम इधर आ जाते हैं, जो ब्लास्ट है, एक बार बेंगलोर ब्लास्ट के बारे में कुछ बताओ जो भी आपको इंफॉर्मेशन है। पीएफआई आईएसआई वगैरह का तो कुछ इसमें बहुत ज्यादा अभी तक रोल दिखा नहीं है, लेकिन एक डिनाइबिलिटी बहुत जबरदस्त आ रही है। सर देखिए, पहले तो मैं बोल दूं कि वो चूंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जब तक कुछ अर्ली इनपुट मुझे नहीं मिल जाता, मैं अपने बेसिस पे कुछ स्पेकुलेशन करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो पॉसिबल एंगल लग रहा था कि वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो आपके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर रहा था। और इस तरीके से अगर बिजनेस आइडियाज बनने लगे, जिस तरह से रेस्टोरेंट की उन्होंने चेन खोली, मंदिर टाइप का पूरा स्ट्रक्चर बना के, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। इस तरह का आप मॉल भी बना सकते हो, इस तरह का आप पार्क भी बना सकते हो। इस तरीके के सिमिलर काफी इनोवेशन के चांसेस हैं। और अगर एक बार लोगों का मन अगर इस तरह की चीजों में लग गए, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि देश को क्रिश्चियनाइज करना चाहती है, इस्लामाइज करना चाहती है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे इस्लामिक लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस्लामिस्ट लोगों से प्रॉब्लम है। दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता होगा कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ या एंटी क्रिश्चियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये जो माइंडसेट है लोगों का कि हमें पूरी दुनिया को फतह करना है, कब्जा करना है, ये माइंडसेट बहुत खतरनाक क्योंकि पूरी दुनिया ही तुम्हारी दुश्मन हो गई है। है। हाँ। चलिए, खैर, एक लास्ट चीज, अब तक ये कैंपेन्स कहां तक पहुंचे, क्योंकि हाफिज सईद वाली तुमने कहानी बताई, एक लास्ट में कि कहां तक ये पूरा कैंपेन पहुंचा। आ, सर, ऐसा नहीं है कि ये जो लोग मरे ये कोई अननोन थे जिनकी डेथ हुई है। ये वेल नोन थे, और टाइम टू टाइम हमने इनके बारे में एविडेंस इनको शेयर किए थे। लेकिन ये मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई आदमी इनका एग्जिस्ट करता है, और जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके मारने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो इनको दो ही मार है। पहले तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कोई मार रहा है, और दूसरा जब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है। तो इनकी दोहरी दुविधा, एक तरफ इनके अंदर के लोग परेशान कर रहे हैं,
बीच में आपको पता ही होगा कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, मसूद अजहर, वो आज के टाइम में टॉप टू बॉटम अप्रोच से खत्म की गई थी, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कंपेयर टू एलईटी, लेकिन वो टॉप टू बॉटम अप्रोच से खत्म की गई थी। पहले टॉप को बालाकोट स्ट्राइक में मारा, उसके बाद से बचे कुचे जो लोग थे उनको हटाया। और देखिए क्या होता है कि जब आप टॉप बंदे को हटाते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में जो बंदा आता है उसके बारे में आपको पता नहीं होता कि उसका क्या है, क्या चाल चलन है, उसके कौन से दोस्त हैं, उनके कौन कौन से दोस्त के कौन कौन से घर है जहाँ पे वो आना जाना कर सकता है, उसका नेचर कैसा है, उसके शौक कैसे हैं। ठीक है, वो नसोपाई है कि नहीं, नसोपाई सिंध में टर्म यूज होता है, तो ये इनके एजेंसी वाले भी वर्ड यूज करते हैं कि वो नशे में है कि नहीं, ड्रग का सेवन करता है कि नहीं, लड़कियों का शौक है कि नहीं। इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है कि जो बंदा है वो जीवित रहे, ऊपर ही रहे, ऐसे ही रहे, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि वो गुस्सा होने पे क्या कर सकता है, खुशी में क्या कर सकता है, डराने पे वो किस किस के पास जा सकता है मदद के लिए, कहाँ कहाँ छिप सकता है, वो सब पता होता है उसके बारे में। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम अप्रोच थोड़ा सा खतरनाक होता है, लेकिन हमने लिया क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि इन्होंने आदिल अहमद डर के थ्रू भारत के 40 जवानों को शहीद किया था, इसलिए टॉप बॉसेस को मरना ही था। बट टॉप टू बॉटम अप्रोच के थ्रू खत्म कर दिया उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। हांजला अदनान और बाकी जो उनके छोटे मोटे प्यादे थे उनको भी खत्म किया। तो ये अननोन गनमैन का प्रकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से कम 3 टीमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि ये सारा काम एग्जीक्यूट कर रही होती है। पहला टीम होती है, ऐसे तो एक टीम होती है जो रेकी कर रही होती है इनकी, लेकिन पहला जो टीम होती है, एक टीम होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है कि एमुनेशन, गाड़ियां, लोकेशन, सिम कार्ड्स, फोन, वो सारा कुछ अरेंज करे। और दूसरी एग्जीक्यूशन टीम होती है, वो एग्जीक्यूट करके निकल जाती है। और पहली टीम अपना सामान पकड़ा के निकल जाती है। लास्ट में एक तीसरी टीम आती है जो सिर्फ क्लीनिंग का काम करती है और निकल जाती है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, तीनों टीम अपने लोकेशन से काफी दूर निकल जाती है, तब जाके इंफॉर्मेशन आती है कि कोई अननोन गनमैन ने किसी को मारा। और जनरली इसमें 24 घंटा लगता है, तब तक वो पूरा इलाका से काफी दूर निकल चुके होते हैं पहुंच से। तो ये सारा पेड वर्क है, मर्सिनरी वर्क है, और अच्छा है। जैसा भी है, काफी प्रोफेशनल अप्रोच है ये जो भी है। इसमें किडनैपिंग कैसे कर पा रहे हैं यार? ये किडनैप करना तो फिल्मी स्टाइल हो गया पूरा का पूरा, मारने से भी खतरनाक हो गया किडनैप करना। सर, इफ यू नो टीजेपी, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, यू नो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग। तो मैं इवन एक और बात बता देता हूँ। ये सिंध में एक मौलाना है, मियाँ मिट्ठू, जो बड़ा कुख्यात है फोर्स लड़कियों को कन्वर्जन के अब्डक्ट लिए। करके शादी करवाने में, हिंदू लड़कियों को। करीब 6-8 महीने पहले सिंधु देश ने उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था। ठीक है, और उस अटैक में उसके 6 कमांडोज मारे गए थे, लेकिन वो फिर भी बच गया था बड़ी मुश्किल से। ये खबर कहीं बाहर है नहीं। ठीक है, तो जहां पे जो लोकली अवेलेबल है, इस्तेमाल हो सकता है, आप कर सकते हो तो कर लो। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा पेड मर्सनरी वर्क है और अच्छा है। आप समझो कि जहां जो 1 रुपए लेके दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसको 1 रुपए 10 पैसे दे दो और अपना काम करा लो, सीधी सी बात है। सिंपल सी। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, आपके कांटे निकल गए। और सबसे बड़ी दुविधा तो पाकिस्तान के लिए, वो तो मानता ही नहीं कैसे लोग उनके एडजस्ट करते हैं। और जब वो मानते नहीं तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि आदमी मरा। वो दुनिया में किसी के पास ले नहीं जा सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि भारत ना हमारे यहाँ को मार रहा। तो ये इतने बड़े बेवकूफ है कि आप इनके यहाँ जो किलिंग्स हुई इसके बारे में खुल के बोल ही नहीं सकते, लेकिन निज्जर के बारे में इनको बहुत चिंता है। तो निज्जर का मामला उठा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि ये आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करते इनके यहाँ। ये हो गई हमारे अज्ञात वीरों की शौर्य गाथा। तो कैसे काम करते हैं और कैसे टपकाते हैं, कितनी तो टीमें कैसे काम करती हैं और कैसे टपकाती हैं।
खैर, हमारा एक सेशन अच्छा खासा हो गया है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस सर मैं तरीके से लास्ट में आपने एक चीजों को कोटेशन दे दूं? हाँ, हाँ बिल्कुल। एक मिनट। मैंने एक लंबा चौड़ा कोट लिखा था इनके लिए, अ, अज्ञात वीरों को। Group of unknown people met at unknown head of an unknown organization of an unknown country at an undisclosed location of at an undisclosed date. The unknown head of the unknown organization assigned unknown task to the unknown person to be accomplished within undisclosed time frame. During the meeting, unknown head praised the success of unknown task performed by unknown person and said, विश्व शांति का दारोमदार अज्ञात लोगों की जिम्मेदारी है, एंड ही स्टेटेड दैट अननोन इज द नोन नोन इन द मार्केट ऑफ नोन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये एक गजब ही लेवल हो गया। अब चलो, हर अननोन का अलग मीनिंग है, व्यूवर्स को खुद डिसाइड करना है कि कौन सा अननोन का क्या मतलब अगली बार हम इसे अपनी इस पे लिख के लगाएंगे, ताकि हर कोई इस है। अननोन जिंदाबाद को कर सके। और मुझे लगता है कि ये चीज हमारे को अपने है ना दीवार पे चिपका लेनी चाहिए, इनकी शौर्य गाथा। क्यों? बिल्कुल सर। चलो, आज हम इस सेशन को यहीं रखेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। जुनैद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट में इन्होंने अननोन गनमैन को जिस शानदार तरीके से बताया, दैट वाज अल्टीमेट। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरा ज्योतिर्मय चैनल और इंडियन इनसाइड जुनैद भाई का चैनल, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जुनैद भाई, कहां तक पहुंची कहानी इंडियन इनसाइड की? सर अभी तक 1,500 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो और भाई जल्दी शेयर करो, जल्दी लाइक कर, सब्सक्राइब शेयर करो भाई। 1 लाख पहुंचाना है इनको। उसके बाद ये खुद ही अपना हमारा काम करना शुरू कर देंगे। तो अभी बिल्कुल सर। मैंने एक्सक्लूसिव 2-3 वीडियोस भी डाले हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी ना, वो बालाकोट कैसे कनेक्टेड है डीमोनेटाइजेशन से, और वो कैसे फर्दर कनेक्टेड है आपकी जो कांधार हाईजैकिंग है। ये तीनों अलग अलग कहानी है, लेकिन ये कैसे लिंक्ड है और क्यों डिमोनेटाइजेशन जरूरी था, ये मैंने कवर किया एक लाइव वीडियो में। और आज मैंने एलटीडी के रिलेटेड भी एक छोटी सी वीडियो की है, और उस पर डिटेल वीडियो मैं कोशिश करूंगा हरिमोहन सर के चैनल पे करूँ जल्दी। चलो, शुक्रिया, आपने इस लायक समझा। अगले वीडियो में अगले जी सर। टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। और हम जल्दी ही जुनैद भाई को धन्यवाद। बुलाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सर।